हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रिया और आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन नंबर 3 के बारे में। हम इस प्लेलिस्ट में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और यहाँ पर जो सेक्शंस कवर किए जा रहे हैं वो इंडिविजुअली किए जा रहे हैं। अगर हम इस वीडियो की बात करें, इस वीडियो में हम सेक्शन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे जो कि पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 में इंक्लूडेड है। अगर हम सेक्शन 3 को बोलें तो सेक्शन 3 एक डिक्लेरेटरी प्रोविज़न है। डिक्लेरेटरी प्रोविज़न मतलब कि ऐसा प्रोविज़न जो कि कुछ डिक्लेयर कर रहा है, कुछ बताने का कोशिश कर रहा है। ओके, तो सेक्शन नंबर 3 हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए आने वाले सेक्शंस को। सेक्शन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो ये डिक्लेयर करता है एविडेंसेस के बारे में कि एविडेंसेस को कहाँ पर यूज़ होना चाहिए और किन एविडेंसेस को हम वैलिड मानेंगे कोर्ट प्रोसीडिंग्स में। ऐसा क्यों किया गया? तो इसके पीछे एक रीज़न है कि हमारे यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें स्पेसिफिकली तो यहाँ पर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो सूट्स फाइल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी रहते हैं, जो ट्रायल रहती हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी रहती हैं। रीज़न कि एविडेंसेस को रिकॉर्ड जब किया जाता है उसके बाद उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है और देन री एग्जामिनेशन होता है। तो ये काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, काफ़ी लेंदी प्रोसेस होती है और उस टाइम को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम ये प्रोविज़न्स पढ़ते हैं। इसीलिए ये जो प्रोविज़न है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ट्रायल्स में। अगर हम बात करें एविडेंसेस की तो एविडेंसेस ये हम कहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, एविडेंसेस की रिक्वायरमेंट कहाँ है? तो सूट्स में और प्रोसीडिंग्स में। सूट्स में और प्रोसीडिंग्स में इट मीन्स ये जो सूट्स हैं ये सिविल केसेस के बारे में बता रहे हैं और क्रिमिनल केसेस के बारे में प्रोसीडिंग्स बता रही हैं, लेकिन कहाँ पर? कोर्ट्स में। कोर्ट में जो सूट्स फाइल किए गए हैं, कोर्ट्स में जो प्रोसीडिंग चल रही हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ पर हम एविडेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं कि वहाँ पर हम किन एविडेंसेस को वैलिड मानने वाले हैं। यानी कि हम जो प्रोसीडिंग्स कोर्ट के बाहर चल रही हैं, ठीक है, चाहे वो फिर ट्रिब्यूनल्स में चल रही हैं, चाहे फिर वो आर्बिट्रेटर काउंसिलेशन एक्ट के थ्रू चल रही हैं, उनमें हम इन पॉइंट्स को नहीं अप्लाई करने वाले। ओके, तो यहाँ पर हम एविडेंसेस की बात समझ गई कि एविडेंसेस की बात कहाँ पर हो रही है। ये जो सेक्शन 3 है वो एक्चुअल में कोर्ट प्रोसीडिंग्स और कोर्ट्स में जो सूट्स चल रहे हैं उनके बारे में बात कर रहा है। एविडेंसेस जो हैं वो बेस्ड होने चाहिए फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट पर। अब इन दोनों टर्म को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि हमें समझ में आए कि हम किन एविडेंसेस को वैलिड कंसीडर करेंगे। ओके, सो इसको फैक्ट एंड इशू को समझने के लिए हम इलिस्ट्रेशन देखेंगे सेक्शन नंबर 3 की, जहाँ से आपको क्लियर होगा एक्चुअल में फैक्ट इन इशू क्या होता है। सो हैव अ लुक। यहाँ पर है हमारा इलिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर 3 हमारा है BSA का, जो कि इलिस्ट्रेशन आपका कुछ इस तरीके से है कि ए ने मर्डर किया। किससे मर्डर किया? बाय बीटिंग विद द क्लब। ए ने बी का मर्डर किया क्लब से बीट करके, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। उसकी डेथ कॉज करने के इंटेंशन से ए ने बी को बीट किया क्लब से। फैक्ट एंड इश्यूज क्या होंगे फिर? फैक्ट एंड इश्यूज होंगे कि ए ने ही बीट किया, वो भी किससे? क्लब से। ए ने बी को बीट किया क्लब से। क्लब एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, है ना, कि आप जिस भी वेपन से बीट कर रहे हो वो होना चाहिए, मैंडेटरी है कि क्लब से ही मारा था कि फिर सिर्फ हाथ से मार दिया था और आप क्लब की बात कर रहे हो। तो ये चीज़ें भी हैं, ये फैक्ट एंड इशू होगा, ठीक है। देन ए कॉजिंग बीज डेथ बाई सच बीटिंग, यानी कि जो बी की डेथ हुई है वो ए के मारने की वजह से ही हुई है क्या? ऐसा तो नहीं है कि ए ने बीट किया लेकिन जो मेडिकल एड्स उसको मिलने चाहिए थे बी को, वो नहीं मिल पाए, उस वजह से डिले की वजह से बी की डेथ हुई। तो ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है कि ए के मारने की वजह से ही बी की डेथ हुई और जो ए है क्या उसका इंटेंशन था बी को मारने का। तो ये जो आपको 3 दिख रहे हैं ये हमारे क्या है? फैक्ट एंड इशू है, ठीक है, यानी कि जो केस से डायरेक्टली कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अगर हम इसको
इन ब्रीफ समझने का कोशिश करें, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें एविडेंसेस यानी कि फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड अगर रहेंगे उनको हम कंसीडर करेंगे, साथ में बोला रिलेवेंट फैक्ट से भी कंसीडर होने चाहिए। अब रिलेवेंट फैक्ट क्या हो सकते हैं? रिलेवेंट फैक्ट को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये जो रिलेवेंट फैक्ट हैं एक्चुअल में दो टर्म में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें रिलेवेंट फैक्ट की तो लॉजिकल रिलेवेंस नाम का भी एक टर्म होता है, एक होता है लीगल रिलेवेंस, दोनों में डिफरेंस भी होता है। तो कौन से रिलेवेंट फैक्ट की बात कर रहे हैं? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रिलेवेंट फैक्ट है ये सिर्फ लीगल रिलेवेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि लॉजिकल रिलेवेंस के, ठीक है। लेकिन हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए क्या लॉजिकल रिलेवेंस है और क्या लीगल रिलेवेंस है, ओके। तो लीगल रिलेवेंस की अगर हम बात करें और लॉजिकल रिलेवेंस की, तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो लॉजिकल रिलेवेंस हुआ ये क्या होगा। जैसे मैंने बोला कि ए ने बी को मर्डर किया, ए ने बी का क्या किया? मर्डर किया। तो एक लॉजिकल रिलेवेंस ये हो सकती है कि हाँ भाई ए और बी के बीच में कुछ तो डिस्प्यूट रहेंगे। लॉजिकल आप थॉट प्रोसेस से सोचो तो आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई ए का बी के साथ कुछ तो क्लैश रहा होगा जिस वजह से ए ने बी का मर्डर किया, ठीक है। ये लॉजिकल रिलेवेंस है। हम बात कर रहे हैं लीगल रिलेवेंस की। लीगल रिलेवेंस और लॉजिकल रिलेवेंस में डिफरेंस क्यों है और क्यों सिर्फ हम लीगल रिलेवेंस की बात करते हैं? तो भैया आप समझो कि ए का बी के साथ कोई लिंक हो मर्डर करने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे मान के चलो ए गया बी बैंक में सी बैंक में, मान लीजिए सी बैंक में चोरी करने के लिए जाता है, ठीक है। वहां पर बी ने इसको देख लिया तो ए ने इसको मर्डर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर तो आपको कनेक्शन दिख रहा है। लेकिन अगर मैं वहीं पर बोलूं कि ए जो है वो किसी डी नाम के बंदे से बात करता है और डी नाम का बंदा कहता है कि अगर तुमने बी को मार दिया तो मैं तुम्हें सी बैंक से सारा रुपया दिला दूंगा। तो यहाँ पर ए का बी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन स्टिल ए ने बी का मर्डर कर दिया। यानी कि लॉजिकल रिलेवेंस माइट बी करेक्ट और नॉट, ठीक है, हो भी सकती है सही और नहीं भी हो सकती है ना। तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि लॉजिकल रिलेवेंस को हम क्यों नहीं कंसीडर करते ट्रायल में, ओके। अब बात करते हैं लीगल रिलेवेंस की। लीगल रिलेवेंस क्या होता है? तो लीगल रिलेवेंस का एग्जाम्पल हम आगे वाले आने वाले सेक्शंस में पढ़ेंगे जो कि आपको दिए गए हैं 4 से लेके 50 सेक्शन ऑफ बीएसए में। इनमें से मैंने कुछ हेडिंग्स को पिक किया है, जैसे कि जो फैक्ट्स लॉजिकली कनेक्ट हैं, ठीक है, जो कनेक्ट है। अब जैसे हमने बोला कि भैया ए का बी के साथ कोई संबंध था ही नहीं, तो आपका ये बोलना कि ए और बी के बीच में क्लैश होगा तभी वो मर्डर करेगा, तो ये वाला तो कनेक्टेड है नहीं ना, तो इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वही लॉजिक अगर कनेक्ट हो जाता है तो उसको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। यानी कि ये बोला जाएगा कि भैया ए का बी के साथ कोई ना कोई बेनिफिट था इसीलिए मर्डर किया गया। अब ये लॉजिक होना बिल्कुल सही है और ये कनेक्ट भी है केस के साथ, ठीक है, क्योंकि डी ने ब्राइव किया ना। अगर डी ब्राइव नहीं करता ए को, क्या बी को वो मारता? नहीं मारता, है ना। तो उसको कुछ बेनिफिट हो रहा था उसकी डेथ का, इसीलिए तो हुआ। तो यानी कि यहाँ पर ये वाला लॉजिक तो कनेक्टेड है, यानी कि इसको कंसीडर किया जाएगा। दूसरा बात किया गया जजमेंट जो दिए गए हैं दूसरे केसेस में। अब दूसरे केसेस में जो जजमेंट दिए गए हैं से क्या मतलब है कि मान के चलो ए और बी के बीच में पहले भी कोई प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट रहा होगा, ठीक है, तो उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे? अपने एविडेंसेस रखेंगे। यानी कि वो भी क्या रहेगा? एक काइंड ऑफ एविडेंस रहा ना कि भैया इनके बीच में पहले से डिस्प्यूट चल रहा था, देखिए ये जजमेंट आया है, ठीक है। यानी कि वो भी एविडेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। या फिर कोई भी एडमिशन और कन्फेशन किए जा रहे हैं, मतलब कि आपने किसी चीज़ को कन्फेस कर लिया, आपने किसी चीज़ को मान लिया, तो वो चीज़ें भी एज अ एविडेंस कंसीडर की जाएंगी, ओके। आई गेस आपको रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इशू में डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा, ओके। तो ये हो गया हमारा एविडेंस। एविडेंस को मतलब हमने समझा कि भैया एविडेंस जो है वो सिविल केस यानी कि शूट्स और प्रोसीडिंग दोनों में लिए जाएंगे। और कौन से एविडेंस लिए जाएंगे? फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंस फैक्ट को लिया जाएगा।
रिलेवेंट फैक्ट वाले जो एविडेंसेस हैं, फैक्ट एंड इशू वाले जो एविडेंसेस हैं, उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा। अब इसको सेक्शन नंबर 3 को हम एक बार रीड करते हैं और फिर आगे समझते हैं क्या और रह गया है हमारा पढ़ने को। देखो पहली हेडिंग हमारी क्या बोल रही है, एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट, यानी कि एविडेंस किस किस चीज़ पे दिया जा सकता है, फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट पर। इस चीज़ को हम समझ गए। अब आगे क्या बोला है, एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट, हमने पढ़ा हाँ सूट में दे सकते हैं और प्रोसीडिंग्स में दे सकते हैं। किस लिए दोगे, ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टिंग ऑफ एवरी फैक्ट, किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए दोगे, यानी कि एग्जिस्टेंस के लिए दोगे, या किसी फैक्ट के नॉन एग्जिस्टेंस के लिए कोई एविडेंस दोगे, है ना, यानी कि उसको डिस्प्रूव करने के लिए आप कोई भी है ना एविडेंस को दे सकते हो, तो इसलिए दोगे। एंड ऑफ सच अदर फैक्ट आर हियर आफ्टर डिक्लेयर टू बी रिलेवेंट एंड ऑफ नो अदर, अगर कोई और एविडेंस अगर रिलेवेंट कंसीडर किया जाता है फैक्ट के बेसिस पर तो हम उसको भी कंसीडर करेंगे, इसके अलावा कुछ भी एविडेंस की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ एक रह गई है अभी राइट नाउ, जिसको हमें आगे और अच्छे से पढ़ना है, जो है एविडेंस में बी गिवन। ये मतलब क्या है, एविडेंस में बी गिवन को अगर समझो, एविडेंस में बी गिवन मतलब कि दिया जा सकता है, मे लिखा है। पहली बात तो हमें वर्ड को समझना है, जब हम लॉ की रीडिंग करते हैं हमें एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से इंटरप्रेट करना पड़ता है। सेल का मीनिंग क्या है, मे का मीनिंग क्या है, मे पॉसिबिलिटीज़ को दिखाता है, सेल कंपल्सन को दिखाता है ना। तो यहाँ पर मे की बात की गई है, इट मीन्स कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि दे सकता है, यानी कि एक तरीके से अगर मैं बात करूँ एडमिसिबिलिटी की बात हो रही है। अब ये नया टर्म आ गया है, इसको भी समझते हैं। दो टर्म को समझेंगे हम एक साथ, एक है हमारा एडमिसिबिलिटी एंड रिलेवेंसी। रिलेवेंसी मतलब रिलायबल एक टाइप से, है ना, जैसे कि रिलेवेंट फैक्ट की जब हम बात कर रहे थे तो जो रिलायबल है उसमें भी कौन सा रिलायबल, लीगली जो रिलायबल एविडेंसेस हैं हम उनको कंसीडर करेंगे। यहाँ तक समझ में आया होगा। एडमिसिबिलिटी को समझते हैं। एडमिसिबिलिटी क्या है, एडमिसिबिलिटी का मतलब होता है जैसे मान के चलो दो स्टूडेंट हैं, ठीक है, और दोनों ही क्या है, दोनों ही टॉपर हैं, या फिर एक को मान लो टॉपर, ठीक है, और दूसरे को मान लो बैक वेंचर और लाइक फेलियर, है ना, फेल है वो बंदा, लूजर है एक काइंड ऑफ, ठीक है। अब ये दो बच्चे हैं, इन दो को एडमिशन करना है इस कॉलेज में, ठीक है, इस कॉलेज में एडमिशन लेने जाना है, तो ये एडमिशन किसको देंगे, ऑफकोर्स टॉपर को देंगे, यानी कि एक तरीके से जो रिलेवेंट होगा, जो रिलायबल होगा, उसको एडमिसिबिलिटी दी जाएगी बजाय किसी दूसरे स्टूडेंट के, बजाय किसी दूसरे एविडेंस के। यानी कि एविडेंस एडमिसिबिलिटी हमें बताता है कि भैया किस चीज़ को हम ग्रांट कर रहे हैं, एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमने आई गेस अभी तक पूरा सेक्शन कवर नहीं किया वैसे तो, लेकिन जितना किया है उतना शायद समझ में आ गया होगा। एविडेंस में भी गिवन एक्चुअल में क्या सोच कर रहा है, एडमिसिबिलिटी को। अब इस एडमिसिबिलिटी को जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझना है कि सेक्शन नंबर 141 ऑफ BSA ये क्या बताता है कि भैया जज डिसाइड करेगा कौन सा एविडेंस एडमिसिबल है और नहीं, और वो भी कैसे करेगा, वो क्वेश्चन करेगा कि हाउ दिस एविडेंस इज एडमिसिबल फॉर दिस प्रोसीडिंग, फॉर इन दिस ट्रायल, ओके। फिर वहाँ पर पार्टी पर ये बर्डन ऑफ प्रूफ होगा और उसको प्रूफ करना पड़ेगा कैसे ये कनेक्टेड है। अगर हम बात करें एक मेरे माइंड में अभी एग्जांपल आया, जैसे कि जॉली LLB 2 आई गेस आई होप सबने देखी होगी। वहाँ पर इन लास्ट में क्या सीन होता है कि जो जॉली है वो एक पंडित को लेके आता है, पंडित जिसको क्लेम किया जाता है कि वही क्या है, आई गेस जिसके ऊपर केस चल रहा है, कादरी वादरी क्या नाम होता है, प्रॉपरली मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जो कि भेष बदल के रह रहा होता है पंडित की तरीके से, ठीक है। तो वहाँ पर वो जो अपोनेंट का जो लॉयर होता है, एडवोकेट होता है, वो पूछता है कि भाई आपके पास क्या रिलेवेंसी है कि आप उसको एडमिसिबल बनाओ, ठीक है। तब वहाँ पर ये बर्डन ऑफ प्रूफ था वो किस पे हो गया था, जॉली पर हो गया था। तो सिमिलरली यही चीज़ें बताई गई हैं कि जज पूछेगा भाई हम इसको माने कैसे, इस एविडेंस को कैसे लें, कैसे ग्रांट करें, तो वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोबारा से आते हैं, एक सेक्शन का एक पार्ट और रह गया है, एक्सप्लेनेशन, इसको और समझना है। इसमें क्या बोला है, दिस सेक्शन शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन
to give evidence of fact which he disentitled to prove by any provision of law for the time being in force relating to civil procedure. अब देखो, इसको समझने के लिए पहले तो हमें एक चीज मार्क करनी है कि ये बात कर रहा है सिविल प्रोसीजर के बारे में. किसके बारे में बात कर रहा है? सिविल प्रोसीजर के बारे में बात कर रहा है, किसी और प्रोसीडिंग के बारे में बात नहीं कर रहा है. यानी कि क्रिमिनल जो केसेस हैं उनको एग्जेम्प्ट किया गया है यहाँ से. ठीक है, आगे बताया गया है ऐसा पर्सन इनेबल नहीं है. कौन सा पर्सन इनेबल नहीं है? जो डिसएंटाइटल्ड है टू प्रूव. ठीक है, अब जैसे यहाँ पर बोला गया है, इसको अगर शॉर्ट एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझें तो हम ये बोल सकते हैं, जैसे मान के चलिए ट्रायल चल रहा है. ठीक है, ट्रायल का टाइम पीरियड है और ट्रायल के टाइम पीरियड में जो पर्सन है उसको आपने बोला कि भैया अपने एविडेंसेस को पेश करो, कोर्ट के सामने प्रेजेंट करो इस डेट को. उसने नहीं किया, दोबारा डेट दी गई, उसने फिर नहीं किया, फिर दोबारा डेट दी गई, फिर नहीं किया. अभी जज ने कह दिया ठीक है जाने दो, अब नहीं करेंगे हम, अब नहीं मानेंगे. मतलब कि या फिर ऐसा हुआ कि अब ये डेट वाला जो टाइम पीरियड था वो खत्म हो गया, अब जो बंदा है वो कह रहा है कि अब मेरे एविडेंस ले लो, तो दूसरी पार्टी अपोनेंट पार्टी होगी वो ऑफकोर्स इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठाएगी, है ना. और वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो पर्सन है जिसको बार बार डेट दी जा रही थी, ये क्या कर दिया गया, एक तरीके से डिसएंटाइटल कर दिया गया कि भैया अब आपके पास कोई भी राइट नहीं है कि आप अपना एविडेंस दो, क्योंकि आपको ऑलरेडी 2-3 बार डेट दी जा चुकी है. अब आपके पास कोई भी ऐसा टाइटल नहीं है कि आप एविडेंस शो करो. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है. द लास्ट थिंग जो बची है हमारे इस पूरे वीडियो लेक्चर की, वो है एक्सेप्शन. क्या है? एक्सेप्शन. कि भैया इसके एक्सेप्शन क्या है. इसने बोला कि भैया आपने कोई भी कन्फेशन दिया पुलिस में, ठीक है, तो वो एविडेंस की तरह कभी भी नहीं माना जाएगा. और ये चीज़ भी आप जॉली एलएलबी की उस ट्रायल जो चल रहा होता है वहाँ से ले सकते हो कि वहाँ पर जब वो पंडित होता है तो पंडित के बारे में जो पुलिस ऑफिसर होता है जिसने उसको अरेस्ट किया होता है वो बोलता है कि इसने क्लेम किया है, इसने कन्फेशन किया है कि भाई ये ही है ना वो कादरी है. ठीक है, तो जो अपोनेंट का जो एडवोकेट होता है वो यही बोलता है कि जो आपको तो पता ही है कि पुलिस वाले को कोई भी कन्फेशन देना एविडेंटरी नहीं माना जाता है. तो ये एक्सेप्शन है भैया. कन्फेशन की हमने बात की कि वो एविडेंस माना जाएगा, लेकिन अगर आपने पुलिस को दिया है तो वो एविडेंस नहीं माना जाएगा. दूसरा हमने देखा था लॉजिकल भी होगा और लीगल होगा तभी वो रेलेवेंट फैक्ट में कंसीडर किया जाएगा और तभी वो एविडेंस माना जाएगा. लेकिन अगर वो इररिलेवेंट फैक्ट हुआ वो फिर भी एडमिसिबल होगा अगर वो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज़ किया जा रहा है. सामने वाली पार्टी के किसी एविडेंस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए अगर कोई भी इररिलेवेंट फैक्ट भी प्रेजेंट किया जाता है तो वो भी एडमिसिबल होगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक और आज हम यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे. थैंक यू.